क्या 2024 में आपके भी आर्टिकल्स रैंक नहीं हो रहे हैं, या फिर ऑलरेडी रैंक हो रहे थे, फिर अब धीरे धीरे उन पर ट्रैफिक कम होते जा रहा है, गूगल का कोई अपडेट आ गया है, उसकी वजह से आपके आर्टिकल्स डी रैंक हो रहे हैं। सो इस वीडियो में आपको दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके आर्टिकल्स डी रैंक नहीं होंगे ईजिली, और आर्टिकल रैंक नहीं भी हो रहे हैं तो वो धीरे धीरे रैंक होने लगेंगे। सो इस वीडियो में आपको दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। फर्स्ट इज EEAT एंड सेकंड इज WIF-G। पहले देखेंगे कि इन दोनों की डेफिनेशन क्या होती है, फुल फॉर्म्स क्या होते हैं, देन वी विल सी कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है ब्लॉगिंग में, एंड देन एट द एंड की हाउ टू इम्प्लीमेंट बोथ ऑफ देम। सो बोथ दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू रैंक योर आर्टिकल्स ऑन गूगल। ऑल्सो बहुत लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, उनकी वजह से उनकी वेबसाइट गूगल के कोर अपडेट से हिट हो जाती है एंड उनके आर्टिकल्स डी रैंक होने लगते हैं। सो इफ़ यू वांट टू मेक श्योर कि दोज थिंग्स डजंट हैपन टू योर वेबसाइट, सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें, दोनों कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझें एंड मेक श्योर कि अब से जो भी कंटेंट आप लिखें उन पे आप इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज EEAT। EEAT का फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो भी यूज़र आपका कंटेंट देख रहा है उसको लगना चाहिए कि आपको बहुत एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में, आपकी कुछ एक्सपर्टाइज है उस पर्टिकुलर निश में, प्लस आपकी वेबसाइट एक अथॉरिटी वेबसाइट लगनी चाहिए कि जो आप कंटेंट लिख रहे हो उसकी कुछ वैल्यू है, प्लस एक ट्रस्ट वर्दनेस होनी चाहिए आपके यूज़र्स में आपकी वेबसाइट के लिए, कि उनको लगता है कि आपका जो कंटेंट है वो जेन्युइन है और उनको आपके कंटेंट पे ट्रस्ट है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट गूगल पे रैंक हो, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं अपने कंटेंट में। अगर आप EEAT को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो यू विल सी कि लोगों को धीरे धीरे आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट होने लगेगा। वो आपके आर्टिकल्स पे कमेंट भी करेंगे, कमेंट में अपने डाउट्स पूछेंगे, बिकॉज दे विल फील कि आपको इस पर्टिकुलर निश में बहुत एक्सपीरियंस है। वो आपके न्यूज़लेटर को भी साइन अप करेंगे, उसके थ्रू आप उनको रीटारगेट भी कर सकते हैं। कुछ नए आर्टिकल्स आते हैं तो आप उनको डायरेक्ट नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं एंड धीरे धीरे आपका जो ब्लॉग है वो एक ब्रांड की तरह बिल्ड होने लगेगा। सो आजकल 2024 में अगर आप एक ब्लॉग चला रहे हो या एक नया ब्लॉग स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो तो आपको उसको ब्रांड बिल्डिंग की तरह ही लेना चाहिए। उसको अगर आप जस्ट एक ब्लॉग की तरह लोगे कि सिर्फ आप आर्टिकल लिख रहे हो, डाल रहे हो, क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी अच्छा नहीं है, तो कभी भी आपको बहुत फ्रूटफुल नहीं होगा वो। आपको उसको एक ब्रांड की तरह लेके चलना है ताकि उसको थोड़े टाइम में लोग ट्रस्ट करने लगें, उसके आर्टिकल्स को लोग शेयर करें। कभी भी उस पर्टिकुलर निश से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट के नाम सर्च करके गूगल पे सर्च करेंगे। तो उस तरह का जब आप कंटेंट बनाएंगे तभी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेबल होगी ब्लॉगिंग। EEAT हो सकता है आपने पहले सुना भी होगा, बिकॉज EEAT 2022 से चल रहा है, कुछ लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस बना भी रखी हैं इस पर। बट जो WIF-G है दैट इज़ माई ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। आई एम 100% श्योर कि आपने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। आई यूज़ दिस टू ट्रेन माई टीम इन माई कंपनी, कि उनको मैं समझा सकूं कि कैसे गूगल पे चीज़ों को रैंक करना है। सो WIF-G का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ व्हाट्स इन इट फॉर गूगल। अब गूगल ही वो प्लेटफॉर्म है जिस पे आप डिपेंडेंट है। आपको अपने आर्टिकल्स को गूगल पर रैंक करना है एंड गूगल पे जो लोग सर्च करेंगे वो आपके आर्टिकल्स को देखेंगे एंड आपके आर्टिकल्स पे जाएंगे। सो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें गूगल का क्या फ़ायदा है, गूगल क्यों आपके आर्टिकल को फर्स्ट पे रैंक करे। जब तक आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप ऐसा कंटेंट बना पाओगे जो गूगल रैंक करे। ठीक है, बिकॉज गूगल एंड में कंपनी है, उसको मतलब है अपने यूज़र से, जो लोग उनके सर्च पे जाके सर्च कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। सो गूगल के लिए मेन है कि जो उनके यूज़र्स हैं वो जब आपके वेबसाइट पे जा रहे हैं तो क्या उनकी जो क्वेरी थी वो सॉल्व हो रही है। अब वो कैसे ट्रैक होता है, वो जनरली गूगल ऐसे ट्रैक करता है कि जब आपकी वेबसाइट पे कोई गया, उसने कितना टाइम स्पेंड करा आपकी वेबसाइट पे। बहुत ज़्यादा भी अगर वो टाइम स्पेंड कर रहा है तो गूगल को कभी कभी लगता है कि मे बी उसको नेविगेट करने में कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है, कि उसको नहीं मिल रहा है सोल्यूशन। प्लस इससे भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर मुझे जो लगता है वो ये है कि जब कोई आपकी वेबसाइट पे गया, उसने आपका कंटेंट रीड करा, क्या उसके बाद वो वापस से गूगल पे जाके वो सेम चीज़ सर्च कर रहा है या उससे बिल्कुल रिलेटेड कोई चीज़ सर्च कर रहा है एंड वो फिर किसी और आर्टिकल पे जाके वो चीज़ देख रहा है।
अगर ऐसा होता है तो गूगल को लगेगा कि आपका जो कंटेंट था वो उतना वैल्यूएबल नहीं था। सो आपको मेक श्योर करना है कि कोई भी सर्च क्वेरी है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए आप रैंक कर रहे हैं अपने आर्टिकल को, आपके आर्टिकल में वो चीज़ का सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सो इसके लिए हम ये भी करते हैं कि हम अपने आर्टिकल की जो की इंसाइट्स हैं वो आर्टिकल के टॉप पे डाल देते हैं बिल्कुल। अब थोड़े टाइम जब आपका आर्टिकल रैंक होने लगता है तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस किस कीवर्ड्स के लिए या सर्च क्वेरीज के लिए मेरा आर्टिकल रैंक हो रहा है। तो अब आपको पता है कि जो यूज़र आ रहा है उसको क्या जानना है। तो आप यूज़र को पूरा अपना आर्टिकल स्कैन करने का मौका ना दें कि उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगे उस चीज़ में। आप उसको एक की इंसाइट्स बना के बिल्कुल आर्टिकल के टॉप पे डाल सकते हैं कि जो भी उसकी क्वेरी थी उसको आर्टिकल पे जाते के साथ वो मिल जाए एंड वो उससे सेटिस्फाइड हो जाए और उसको और कुछ नहीं चाहिए उस आर्टिकल से। तो वो फिर वहाँ से चले जाए एंड फिर वो जाके दोबारा सर्च भी नहीं करेगा बिकॉज आपने उसको जो मेन चीज़ चाहिए थी वो दे दी। तो इससे गूगल को लगेगा कि आपकी वेबसाइट पे टू द पॉइंट चीज़ें हैं जिससे यूज़र की जो भी क्वेरी है वो सॉल्व हो जा रही है। गूगल को ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने अपने आर्टिकल में बहुत सारा फालतू का कंटेंट डाला हुआ है जिससे कि यूज़र को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है अपना आंसर ढूंढने में। एंड गूगल के लेटेस्ट अपडेट्स के बाद ऐसा हो गया है कि गूगल नहीं चाहता है कि यूज़र को आपके पर्टिकुलर आर्टिकल पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़े। गूगल चाहता है कि उसको वो जाए, उसको 10-15 सेकंड 20 सेकंड में ही अपना आंसर मिल जाए एंड फिर वो वापस सर्च पे चले जाए और उसको कोई और डाउट है वो सर्च करे। सो आपको मेक श्योर करना है कि आपका आर्टिकल बहुत इजी टू नेविगेट हो। ये कंपलसरी नहीं है कि यूज़र को बहुत ही जल्दी चले जाना चाहिए आपके आर्टिकल से, वो थोड़ा टाइम स्पेंड भी करे तो इट्स फाइन। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर उसकी छोटी सी सर्च क्वेरी थी और वो आप दे सकते हो उसको स्टार्टिंग में ही कि उसका क्वेरी सॉल्व हो जाए तो आप वो दे दो। उसके बाद भी उसको रीड करना है तो इट्स अप टू द यूज़र। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट गूगल चाहता क्या है आपके ब्लॉग से। अगर आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और अपना कंटेंट उस हिसाब से लिखेंगे कि गूगल की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हों, सो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी रैंकिंग होने के चांसेस ज़रूर बढ़ जाएंगे। एंड EEAT भी विफजी का ही एक पार्ट है बिकॉज गूगल ये चाहता है कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत हेल्पफुल हो फॉर द यूज़र एंड EEAT यही मेक श्योर करता है कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसमें आपकी एक्सपर्टाइज दिख रही है, यूज़र उस पर ट्रस्ट कर रहा है। सो गूगल ये चाहता है। सो दैट्स वाई EEAT कम्स अंडर विफजी ओनली। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आर्टिकल लिख रहे हो मेक श्योर कि आप अपने आप से पूछें कि गूगल क्या चाहता होगा कि आप क्या लिखें इसमें। ओके, गूगल नहीं चाहता कि आप बहुत ही हाई फाई इंग्लिश लिखें। लेट्स से आप इंडियन ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं जहाँ पे लोगों को एक सिंपल इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। सो आपको अपने आर्टिकल्स को सिंपल इंग्लिश में लिखना चाहिए जो सबको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। आप उसको बहुत हाई फाई इंग्लिश में लिखोगे तो गूगल वो नहीं चाहता है। गूगल चाहता है कि जो यूज़र सर्च करके आ रहा है आपके आर्टिकल पे उसको बहुत ईजी हो सब कुछ समझने में, सब कुछ नेविगेट करने में। लाइक मेक श्योर कि देयर इज़ आउटलाइनिंग, कि ऐसा नहीं कि बस आपने 10 पैराग्राफ लिख दिए हैं, कोई ऊपर में आउटलाइन नहीं है, कुछ नहीं है, यूज़र को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चीज़ कहाँ है। सो ऊपर एक आउटलाइन देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी पर्टिकुलर क्वेरी पे उसको जाना है, किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे जाना है तो वो सीधे आउटलाइन पे सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे जा सकता है। सो मेक श्योर दैट देयर इज़ अ आउटलाइन ताकि जब भी उसको किसी पर्टिकुलर क्वेरी पे जाना है, पर्टिकुलर पैराग्राफ पे जाना है, सो वो सीधे उस आउटलाइन पे सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे जा सकता है। उसको ऐसे एक एक पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टू फाइंड आउट कि कहाँ पे क्या चीज़ है। सो इस तरह से आपको अपने वेबसाइट के कंटेंट को यूज़र फ्रेंडली बनाना है। दैट्स व्हाट गूगल वांट्स। सो ये सब चीज़ें समझ के आप अच्छे से आर्टिकल लिखेंगे एंड जो भी यूज़र आ रहा है वो सेटिस्फाई होगा आपके कंटेंट से। सो आई एम श्योर कि धीरे धीरे आपकी रैंकिंग इंक्रीज़ होने लगेगी। तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू दिखाता हूँ। सो सबसे पहले ग्रो की वेबसाइट पे चलते हैं। वहाँ उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। अब इस टॉपिक से बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे जो भी आएगा दैट पर्सन वुड बी सर्चिंग ऑन गूगल समथिंग लाइक हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। सो जैसे ही यहाँ लैंड करेगा द फर्स्ट थिंग ही विल सी इज़ कि किस डेट को ये लिखा गया आर्टिकल। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 7 मिनट रीड, जिससे कि जब कोई यूज़र यहाँ पे आएगा तो उसको एक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे मुझे 7 मिनट्स लगेंगे इस आर्टिकल को रीड करने में। सो इट गिव्स द यूज़र अ गुड एक्सपीरियंस कि ये मुझे पहले से ये चीज़ बता रहे हैं। प्लस यहाँ पे डेट भी आप देखोगे तो 18 जून की है। आई एम 100% श्योर कि इन्होंने ये आर्टिकल 18 जून को ही पहली बार नहीं लिखा होगा।
ये आर्टिकल इनकी वेबसाइट पे पहले से होगा, बट इन्होंने 18 जून को इसको लास्ट टाइम अपडेट किया होगा। एंड इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप अपने आर्टिकल्स को, खासकर ऐसे आर्टिकल्स को जिन पे ट्रैफिक रेगुलरली आता है, उनको रेगुलरली अपडेट करें। इसके दो बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि यूज़र को लगता है कि आपका कंटेंट बहुत लेटेस्ट है। कोई भी यूज़र 2 साल 3 साल पुराना कंटेंट नहीं पढ़ना चाहता है, बिकॉज उनको लगता है कि वो आउटडेटेड है। सो यूज़र को लगेगा कि आपका कंटेंट बिल्कुल अप टू डेट है। एंड सेकेंड चीज़ ये कि सही में कोई उसमें अपडेट्स हैं, कोई नई चीज़ आई है, तो आप कंटेंट में अपडेट कर सकते हैं, जिससे आपका जो कंटेंट है वो मोर हेल्पफुल होगा फॉर द यूज़र। एंड इसके बाद जब यूज़र नीचे जाएगा तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद उसको एक हेडिंग दिख जाएगी, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड 5 ईजी स्टेप्स। अब कोई बहुत ही जल्दी में है, पूरा आर्टिकल नहीं रीड करना चाहता है, तो वो सीधे सीधे उसको ये हेडिंग दिखेगी एंड वो सीधे जाके ये 5 स्टेप रीड कर लेगा। सो दैट्स हाउ दे हैव मेड देयर आर्टिकल वेरी इजी टू नेविगेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। कि किसी यूज़र को सीधे सीधे ये पढ़ना है तो वो जाएगा, सीधे 5 स्टेप पढ़ेगा एंड उसको फिर ये 5 स्टेप से समझ में आ जाएगा कि कैसे उसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। फिर उसके बाद उसको और इंटरेस्ट आएगा तो वो आगे की चीज़ें पढ़ेगा, नहीं तो उसको उतने से ही डाउट क्लियर हो जाएगा तो वो फिर चले जाएगा। या फिर हो सकता है कि उसको लगे कि नहीं मुझे तो ये करना ही नहीं है, फिर भी वो चले जाएगा। बट स्टिल आपने उसकी क्वेरी सॉल्व कर दी कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते कैसे हैं, तो उसके बाद वो जाके मोस्ट प्रोबेबली किसी दूसरे आर्टिकल पे नहीं जाएगा, अगर आपने यहाँ पे उसकी जो मेन क्वेरी थी उसको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो इसके बाद आप देखोगे कि इन्होंने इसी टॉपिक पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं यूज़र के, वो सारे यहाँ पे केटर किए हैं। लाइक कि ऑनलाइन कैसे इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में, उसके लिए भी इन्होंने सारी चीज़ें बताई कि कैसे ऐप के थ्रू होगा, कैसे वेबसाइट के थ्रू होगा। वो कुछ भी यूज़र को डाउट है तो वो इनका आर्टिकल पढ़ेगा, उनको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे वर्क करता है, वो सब चीज़ें भी इन्होंने यहाँ पे बताई है। और जैसे कि लोगों के डाउट होंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए क्या कोई फ़ीस लगती है, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगता है, वो सब कुछ इन्होंने समझाया है, क्या कैसे होता है, वन टाइम चार्ज क्या होता है, ट्रांजैक्शन चार्ज क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है। सो एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन दिस आर्टिकल कि कोई यूज़र आए तो उसको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाए, उसके बाद उसको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई बेसिक लेवल का डाउट ना रहे। इसके बाद भी आई वुड से कि इन्होंने एक दो चीज़ें इस आर्टिकल में नहीं की है, जो कि अगर मैं होता इनकी जगह तो मैं करता। फर्स्ट थिंग इज़ दैट इन्होंने इस आर्टिकल में कहीं भी ऑथर का नाम नहीं लिखा कि ये आर्टिकल लिखा किसने है। बट एक चीज़ है कि इनका ब्रांड ऑलरेडी फेमस है, लोग जानते हैं। सो इनके केस में अगर ये नहीं भी लिखते हैं तो भी एक अथॉरिटिवनेस एंड ट्रस्ट बनता है, बिकॉज ब्रांड ही फेमस है। बट अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो जिसमें कि आपकी वेबसाइट को ऑलरेडी कोई जानता नहीं है, आपके ब्रांड को कोई ऑलरेडी जानता नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑथर का नाम लिखें जिसने ये आर्टिकल लिखा है, वहाँ पे उसकी एक इंट्रो भी लिखें कि वो कौन है। अब लेट से आप वहाँ पे लिखोगे कि आर्टिकल लिखा है राहुल शर्मा ने, एंड राहुल शर्मा इज़ एन एक्सपर्ट इन फाइनेंस फ्रॉम लास्ट 10 years and he has worked in this finance companies and everything about राहुल। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सच भी हो, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जस्ट टू मेक श्योर कि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जो भी यूज़र पढ़ रहा है उसमें। जब वो पढ़ेगा कि ये लिखा इस पर्सन ने है, इसको इतना एक्सपीरियंस है फाइनेंस का, तो उसको एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। सो आई वुड सजेस्ट दैट कि आप अपनी नई वेबसाइट पे तो ये चीज़ 100% करें। इवन पुरानी वेबसाइट है तब भी उसको करने में कोई हार्म तो नहीं है, तो आपको करना ही चाहिए, आपकी नई वेबसाइट हो या पुरानी वेबसाइट हो ये चीज़। एंड द सेकेंड थिंग दैट इज़ मिसिंग हेयर इज़ आउटलाइन एट द टॉप। आई वुड से कि टॉप पे एक आउटलाइन ऑफ द आर्टिकल होना ही चाहिए कि किसी को डायरेक्टली कहीं जाना, जैसे मुझे डायरेक्टली देखना होता है कि ऐप से कैसे म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो वो अगर आउटलाइनिंग में ऊपर होता कि हाउ टू इन्वेस्ट थ्रू ऐप, तो मैं डायरेक्ट वहाँ क्लिक करता, मैं डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाता, मुझे पूरा स्क्रॉल नहीं करना पड़ता। सो वो चीज़ भी होनी चाहिए। एंड इसके अलावा एक और चीज़ जो आई फील की मिसिंग है दैट इज़ FAQs। वो भी एंड में आर्टिकल के एक FAQs का सेक्शन जरूर होना चाहिए। आई नो कि इन्होंने सब कुछ ऐसे बीच में कवर कर दिया है, बट स्टिल आप एक FAQs का सेक्शन रख सकते हो, उसको आउटलाइन बना सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को एक बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो होते ही हैं, डाउट्स लाइक एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड लोगों को। आप वैसे सारे क्वेश्चंस FAQs में डाल के उनके आंसर्स डाल सकते हो, जिससे यूज़र के लिए वो नेविगेट करना थोड़ा इजी होगा एंड यूज़र के जितने डाउट्स हैं वो भी बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप कि WIFG एंड EEAT का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रॉम दिस एग्जाम्पल।
So make sure that you implement both these things in all your articles from now on. ऑल्सो स्टिल आपको कोई डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबका रिप्लाई करूँ. ऑल्सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकन सो दैट मैं फ्यूचर में ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ बनाऊँ तो आपको उसके लिए नोटिफिकेशन आ जाए. सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए कीप हसलिंग स्मार्टली एंड लेट्स अर्न बिग टुगेदर.